Hey all of the viewers, we are welcoming today Srishti Tripathi from Madhya Pradesh, and she has cleared the Chhattisgarh Civil Judge examination in the recent result, as you people may find the result as well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम विशेष तौर पर टॉपर स्टॉक के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं जहां पर वो अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं, कौन से वो चैलेंजेस और चुनौतियां हैं जिनको ये फेस करते हैं। इसके साथ ही उस स्टोरी में आप अपने लिए कुछ ऐसे एस्पिरेशंस खोज सकते हैं जिसके लिए आप सब लगे हुए हैं, और बहुत हद तक हर पर्टिकुलर कैंडिडेट जो अपने इस प्रिपरेशन में किसी एक दिन उस सफलता के स्वाद को चखता है, उसके पीछे उसके अपनी कुछ संघर्षों की कहानी होती है। इस पर्टिकुलर सेशन में आप सृष्टि त्रिपाठी के साथ जुड़ेंगे जिसमें उनकी प्रिपरेशन की जर्नी में आप उनकी यात्रा को समझेंगे। इसके साथ ही मैं उन्हीं ऐसे एस्पिरेंट्स के मातहत उनका एक माध्यम बन करके वो कुछ प्रश्न भी इनके समक्ष रखूंगा जिन प्रश्नों को निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा एस्पिरेंट अपने इस प्रिपरेशन की जर्नी में फेस करता है अमूमन। तो स्वागत करते हैं सृष्टि त्रिपाठी आपका इस सेशन में। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी तौर पर चाहूँगा कि आप इन श्रोताओं को, इन दूसरे जुडिशियल एस्पिरेंट्स को ये बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस प्रकार से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपने लॉ कब कंप्लीट किया, कहाँ से कंप्लीट किया, कब आपके अपने दिलो दिमाग पर यह तथ्य आया कि आपको न्यायाधीश बनना है, और अपने लॉ ग्रेजुएशन के दौरान किस समय आपने इसकी प्रिपरेशन शुरू की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि त्रिपाठी है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश को, और मैंने अपनी स्कूलिंग छतरपुर से ही कंटिन्यू करी है। इसके अलावा मेरा जो ग्रेजुएशन है वो पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज से कंप्लीट हुआ है, और मेरा पीजी मैंने रेनेसा यूनिवर्सिटी इंदौर से कंप्लीट किया है। जैसा कि सर आपने पूछा कि मैंने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की, तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ, जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था, फर्स्ट डे फ्रॉम माय कॉलेज, मैंने सोच लिया था कि मुझे जज ही बनना है। मैं किसी और फील्ड को, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे कहीं और जाना है। और जहाँ तक बात है तो मेरी प्रिपरेशन की, वो मैंने ऑलमोस्ट थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस किए हुए हैं एमपी के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट मैंने सोचा कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्टेट को टारगेट करें, क्योंकि बेसिकली मेरा जो टारगेटेड स्टेट अगर मैं बात करूं तो वो एमपी ही था, मध्य प्रदेश रहा होगा। बट सर मुझे लगा कि अगर मैं अपनी सेवाएं न्यायिक क्षेत्र में देना चाहती हूं तो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश या एमपी सेंट्रिक ही वो हो। तो फिर सर उसके बाद कंटिन्यू किया कि मुझे और भी स्टेट्स को टारगेट करना चाहिए, और उसी समय छत्तीसगढ़ जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट हुआ, और फिर मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो छत्तीसगढ़ सेंट्रिक स्टार्ट करी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है सृष्टि, जो अक्सर किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में आ सकता है, वो इस रूप में भी है कि कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनना क्यों चाहता है। आपने ये समय तो बतलाया कि एक उचित समय में आपने समझा कि आपको न्यायाधीश ही बनना है, लेकिन इसके पीछे कुछ मोटिवेशन भी होगा। कोई तो ऐसी तथ्य या ऐसी बात रही होगी जिसने आपको जज बनने के लिए इंस्पायर किया होगा। बिल्कुल सर मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर एक बैकग्राउंड मुझे हमेशा से मिला। मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही काम करते हैं, तो बचपन से ही मैं उनसे सुनती आ रही हूँ कि जजेस किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनका डेकोरम होता है, क्या उनका स्टेटस होता है, क्या उनकी वर्क प्रोफाइल होती है। तो वो चीज़ें मुझे हमेशा क्लिक करती थी, और बचपन से ही फादर के जो भी फ्रेंड्स का आना जाना हमारे घर पे था, तो वो चीज़ें मुझे बचपन से ही था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। और आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड भी जुडिशरी की ही प्रिपरेशन कर रहे थे, और वर्तमान में भी वो एडवोकेसी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और मेरे फादर इन लॉ भी जज थे। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस मिलकर मुझे एक प्रोत्साहन दिया कि मुझे इसी फील्ड में ही अपने कैरियर को आगे करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये अपने आप में इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ऐसा प्रबलात्मक बल होना चाहिए जो आपको इस प्रकार के कंपटीशन में एक रूप में कार्य करने की क्षमता देता रहे। तो चूंकि सृष्टि, मैंने आपसे जानने की कोशिश की इस विषय में कि आपने कब से न्यायाधीश पद के लिए तैयारी की शुरुआत की, तो आपने बताया कि 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर से ही आपका रुझान उस ओर रहा। अगर हम एक अच्छे समय की बात करें किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए जो जज बनना चाहता है, तो अपने लॉ ग्रेजुएशन के टाइम में उसको कब से अपने माइंड को और स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए कि उसे इस स्टेज पर इस प्रिपरेशन में लगना चाहिए? वो कौन सा पर्टिकुलर ईयर हो सकता है जो अपने आप में बड़ा ही कहा जाए कि ठीक होगा, उचित होगा, रीजनेबल होगा? इट वुड बी 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एक्सेट्रा, वॉट एवर इट कैन बी। प्लीज आप अपने अनुभव से बताइए। सर, अभी क्या हो रहा है कि जो सिलेबस देखें, अगर हम किसी भी स्टेट को अगर टारगेट कर रहा है कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो एमपी हो या छत्तीसगढ़ हो, सिलेबस या जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो दिन ब दिन इंक्रीज ही होती जा रही है। तो मेरी समझ से एज सून एज पॉसिबल जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट हैं उनको अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर देनी चाहिए। और मैंने सर क्योंकि प्रिपरेशन 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे लगता है कि 6th या 7th सेमेस्टर तक ही आप ब्रेक कर सकते हो। उसके बाद तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे। नोटिफिकेशन के बाद कुछ नहीं होती है, सिर्फ घबराहट होती है। मैं बिल्कुल सही इस बात को तो मैं तो सभी को यही बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप ऑनर्स कर रहे हैं या 3 इयर्स कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आप अपनी प्रिपरेशन 3rd 4th सेमेस्टर से कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सृष्टि, अगले तौर पर चूंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में कई बार टाइम मैनेजमेंट का भी एक सवाल होता है एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ देयर ग्रेजुएशन। जब वो ग्रेजुएशन में हैं तो उस वक्त अपनी लॉ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन और उसके साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन, इवन आफ्टर दैट द पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर लॉ डिग्री, उसके बाद भी अगर हम देखें जब व्यक्ति अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और फुल ऑन प्रिपरेशन में है, इन दोनों तौर पर व्यक्ति अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करे? एक क्वेश्चन इसके साथ ये जुड़ा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ अपेंडेड है जिसका जवाब आप दीजिएगा कि हम जब एक पर्टिकुलर शेड्यूल अपना फिक्स कर लेते हैं कि हमें इस वक्त पर ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, उसे कंप्लीट करना है, तो अपने शेड्यूल पर हम कैसे स्टिक रहें? क्योंकि बीच बीच में आप अपने शेड्यूल को किसी न किसी रूप में ब्रेक कर देते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तो कैसे उसको हम सर, मुझे लगता है जैसा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक तो कंसिस्टेंसी वाली बात और दूसरी चीज़ हमें साथ में कैसे कर सकते हैं। अगर प्रिपरेशन फेज़ में आप ग्रेजुएशन में हैं तो उसके रिगार्डिंग में, तो सर मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएशन में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी मिलते जुलते सब्जेक्ट्स होते हैं सिलेबस से। एमपी में भी आपको अब बीएनएसएस, अब क्योंकि लॉज चेंज हो गए हैं, क्रिमिनल लॉज, इसके अलावा सीपीसी, हर स्टूडेंट ये सब्जेक्ट्स पढ़ता ही है अपने प्रिपरेशन फेज में और साथ ही साथ अपने कॉलेज के टाइम पर। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता है। और सर इसके अलावा जो कंसिस्टेंसी है, तो मैं समझती हूँ सक्सेस का कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लगता। बिल्कुल सच। सोचें कि आप जो मतलब रहता है कि बच्चों को हम एक रात में पढ़ के आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो, नो डाउट, बट अगर आप सोचो कि एक रात पढ़कर आप जुडिशरी क्लियर कर लोगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आपके माइंड में ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, मतलब आप प्रिपरेशन कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि आपको जज बनना है, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। सृष्टि, नेक्स्ट तौर पर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि जुडिशरी एग्जाम किसी भी स्टेट स्पेसिफिक में देखें तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू फेज के तौर पर डिवाइडेड है। प्रीलिम्स का अपना एक अलग स्कीम है प्रिपरेशन करने का, मेंस का अपना एक अलग जोन है। तो चूंकि आज की स्थिति में द एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू ईच एंड एवरी स्टेट जहाँ भी कंपेटिबली वो जा सकते हैं, तो एक लड़का या एक लड़की जो इस प्रकार के न्यायाधीश पद के लिए तैयारी कर रहा है मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए या कुछ अदर स्टेट्स के लिए, तो प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन किस प्रकार से हो और मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन किस प्रकार से हो,
क्योंकि अमूमन हम लोग अपने बच्चों को भी इसी रूप में ट्रेन करते हैं कि जब वो मेंस की प्रिपरेशन आपकी प्रायरली ही होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और मेंस की प्रिपरेशन के साथ आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ में होती रहती है। ये अलग तथ्य है कि जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपका रिदम थोड़ा दूसरा होना चाहिए। तो एक बार अगर आप जैसे स्टूडेंट से ये चीज़ें निकलेंगी या ऐसा कुछ आपका कुछ और मंतव्य हो तो आप इस पर अपना रखिए, ताकि विद्यार्थी ये समझ सके कि सिर्फ टीचर ही नहीं, जो व्यक्ति सिलेक्ट हो रहा है उसका भी कुछ जो स्कीम है इन चीज़ों को लेकर के कुछ कैसा ही है। कृपया बताइए। सर, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, मतलब अगर आपको तीनों स्टेजेस क्लियर करने हैं, द फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू, तो आपको जो आपकी प्रिपरेशन है वो मेंस सेंट्रिक करनी ही होगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी ले लीजिए, हार्डली आपको 1 to 2 मंथ मेंस के लिए प्रिपेयर करने को मिलता है। और मेंस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम, तो जहाँ अगर आपने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, राइटिंग प्रैक्टिस या स्किल्स को डेवलप नहीं किया, तो आप 1 से 2 महीने में मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। Exactly. तो सर, जहाँ तक बात है प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स इज अबाउट बेयर एक्ट सेंट्रिक। बेयर एक्ट आप जितने बार और जितने अच्छे से पढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ही क्लियर होते जाएंगे। और प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी जुडिशरी में चले जाएं। Yes. आजकल केस लॉ का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा आ गया है। रीसेंट केस लॉज, अगर आप छत्तीसगढ़ टारगेट कर रहे हो या एमपी टारगेट कर रहे हो, तो केस लॉज भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद मेंस की अगर हम बात करें, तो मेंस तो प्रीलिम्स के पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो 1 से 2 महीने का टाइम रहता है, उसमें सिर्फ आपका रिवीजन और आपकी एक फाइनल जो आपकी प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। दैट्स इट। करेक्ट। सृष्टि, ये एक बड़ा उपयुक्त समय कहा जाएगा। रिसेंटली छत्तीसगढ़ का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें आप सब लोग सिलेक्टेड हुए हैं, और उसके बाद ही अभी छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन, मतलब इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन अनाउंस की जा चुकी है। तो ये बड़ा अच्छा समय है अगर आप थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डाल सकें कि जो बच्चे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके पास क्योंकि एक बड़ा लिमिटेड टाइम है प्री काइंड ऑफ तैयारी के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो उन्हें किस प्रकार से प्रीलिम्स के लिए तैयार होना चाहिए? जी सर, अभी तो सर मेरे समझ से एग्जाम में टाइम है, थोड़ा 2 महीने का समय है। Correct. तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है अब उनको ये समय अब मेंस पे ना दे करके फुल फ्लेज्ड उनको बेयर एक्ट्स पे कमांड कर, और अब छत्तीसगढ़ जीके भी ऐड हो गया है, तो थोड़ा सा एक लेवलिटी जो लेवल है अब वो टफ हो गया है, तो वहाँ पर भी अप्रोच करना ज़रूरी है। और रीसेंट केस लॉज, जैसे मैंने अभी बताया, रीसेंट अमेंडमेंट्स जो होते हैं वो भी छत्तीसगढ़ में पूछे ही जाते हैं। एक्ट नंबर, एनैक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, तो अगर इन सबको अच्छे से कर लिया जाए तो मैं समझती हूँ छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स तो क्रैक होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक। और एक तथ्य मैं और इस पर जोड़ूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीइंग एस्पिरेंट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर प्रीलिम्स तो नहीं रुकना चाहिए। हाँ, वो एक ऐसा इसका पार्ट है कि वो नहीं रुकना चाहिए, तभी जाहिर होता है कि आपने प्रिपरेशन की है। तो प्रीलिम्स के लिए ये चीज़ें आप इन एस्पिरेंट्स को ध्यान देनी चाहिए। दूसरे तौर पर चूंकि छत्तीसगढ़ जुडिशरी में मेंस एग्जामिनेशन में जजमेंट राइटिंग का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जजमेंट राइटिंग के साथ ट्रांसलेशन भी वहाँ पर पूछा जाता है। तो एक फैक्ट कि जजमेंट राइटिंग के लिए कोई भी स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर हो, और दूसरा फैक्ट कि चूंकि ट्रांसलेशन वाला जो सेक्शन आ रहा है, अभी मैं उसको मध्य प्रदेश जुडिशरी के साथ पूछना चाह रहा था कि उसके साथ मैं लैंग्वेज वाले पार्ट को पूछता, लेकिन पहले आप जजमेंट राइटिंग पर थोड़ा सा लोगों को प्रैक्टिस के बारे में बताइए कि कैसे उन्हें जजमेंट राइटिंग के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। कुछ रिसोर्सेज अगर आप उन्हें बता सकते हैं कि कोई ऐसे स्रोत हों जहाँ से वो इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें, और उसके लिए राइटिंग स्किल पर कितना वर्क करना चाहिए। सर, जजमेंट राइटिंग का तो ऐसा है कि जजमेंट राइटिंग एक आर्ट है, सभी जानते हैं, बट उसको फॉलो बहुत ही कम लोग करते हैं। इस कोटेशन को फॉलो बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बात करें सब्जेक्ट्स की, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, तो वो आप लर्न कर सकते हो, बट आप कोई जजमेंट लर्न नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें आपकी उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। फर्स्टली आपको मार्शलिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, देन आपको एप्रिसिएशन आना चाहिए, उसके बाद आप
अगर क्रिमिनल है तो आप क्या कन्विक्ट कर रहे हो, क्या एक्विटल कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास बहुत ही रीजनेबल और वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए। सेम अगर आप सिविल में जाइए, अगर आप डिक्री दे रहे हो या डिसमिस कर रहे हो, उसके लिए भी आपका जो एप्रिसिएशन है वो मैटर करता है। करेक्ट। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कन्विक्शन करके आ रहे हो या एक्विटल करके आ रहे हो, इट डजंट मैटर। आपका एप्रिसिएशन कितना सॉलिड है, एग्जामिनर को बस ये चाहिए आपसे। और जहाँ तक मैंने अपने मेंस को प्रिपेयर किया था, तो मेरे हस्बैंड भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो इंटरव्यू है वो फेस कर चुके हैं 2 टाइम्स। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि जजमेंट को मैं कैसे और अच्छा कर सकती हूँ। इसके लिए उन्होंने एक बुक भी मुझे बताई थी, रॉबिनजीत सिंह सर की एक बुक है, वो भी अगर लोग चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लैंग्वेज सेक्शन पर आते हैं सृष्टि। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट आप लैंग्वेज सेक्शन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि अक्सर जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं वो लॉ सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लैंग्वेज सेक्शन को कहीं ना कहीं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, विशेषकर ट्रांसलेशन सेक्शन। और चूँकि इस बात से मैं समझता हूँ कि आप भी राब्ता रखती हैं कि अब आजकल जिस किसी भी स्टेट की जुडिशरी को हम देखें तो वहाँ पर लोकल जीके और करंट अफेयर्स का जो वज़न है वो बढ़ाया जा रहा है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर प्रिपरेशन काफ़ी समय बच्चे जो है करंट अफेयर्स और लोकल जीके को लेकर के रिलेक्टेंट रहते हैं। तो लैंग्वेज सेक्शन और करंट अफेयर्स को लेकर के कुछ आपका बिंदु हो तो प्लीज़ बताइए। और सर ट्रांसलेशंस के लिए तो मैंने डिगलॉट बेयरएक्ट प्रेफर किया है कि अगर मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ रही हूँ तो मैं एक बार हिंदी वर्जन को ज़रूर देखूंगी। ये चीज़ सबसे ज़्यादा कारगर है आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करने के लिए। आप चाहे कितनी भी क्लासेस ले लें या कितना भी आप बुक्स को देख लें, जब तक आपको बेयरएक्ट के टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसलेशन के अंदर ट्रांसफर, तो आप उसका हिंदी मीनिंग आपको अंतरण ही लिखना है, आप कुछ और लिखकर नहीं आ सकते हो। बिल्कुल। फिर वहाँ पर कंप्लेंट लिखा है तो फिर आपको वहाँ पर परिवाद ही लिखना है, आप वहाँ पर शिकायत लिख करके नहीं आ सकते हो। मुझे लगता है सर कि बेस्ट जो ट्रिक है या जो बेस्ट वे है ट्रांसलेशंस को सीखने का वो डिगलॉट बेयरएक्ट है। और सर जहाँ तक आपने पूछा कि करंट अफेयर से हम कैसे कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन कर सकते हैं, तो अभी यूट्यूब पे ही बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स अवेलेबल हैं। किसी भी चैनल को हम देख करके अपनी जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, अपने विशेषकर अपने बैचेस के अंदर बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी एक नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो दैट इज़ बेटर। फिर आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डिवोटेड होकर के अगर डेली न्यूज़पेपर 1 घंटे पढ़ें तो आप मैक्सिमम रूप में करंट अफेयर्स कवर अप कर ही लेते हैं, क्योंकि उससे बाहर कोई चीज़ ऐसी पूछी नहीं जाती। वापस एक नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सृष्टि, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पर। इंटरव्यू गाइडेंस के अंतर्गत या इंटरव्यू की स्टेज के अंतर्गत हम देखें तो आप चूंकि मध्य प्रदेश में भी सिविल जज की इंटरव्यू फेस कर चुकी हैं, रिसेंटली आपने छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू दिया, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत? सर छत्तीसगढ़ के अंदर बेसिकली 4 मेंबर्स का बोर्ड होता है और उसके अंदर ऑनरेबल जजेस, ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट के, इसके अलावा अदर मेंबर्स लाइक पीएससी के मेंबर्स होते हैं, और भी जो उच्च विभागों पर लोग पदस्थ हैं वो इंटरव्यू पैनल में रहते हैं। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपका जो इंटरव्यू है वो पूरा लॉ सेंट्रिक रहेगा या फिर वो पीएससी सेंट्रिक या उसको जीके सेंट्रिक बना देंगे, वो हमेशा इंटरव्यू पर ही डिपेंड है। बट सर जहाँ तक मेरा सवाल है तो मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे लाइक एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे, इमरजेंसी प्रोविजंस भी पूछे गए थे, छत्तीसगढ़ का जो जीके है वो पूछा गया था। मैं छतरपुर से आती हूँ तो छतरपुर के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मुझसे पूछी गई थी। ओके, बढ़िया। क्योंकि इंटरव्यू के स्टेज पर अक्सर स्टूडेंट्स का एक बड़ा जुड़ाव होता है इस सवाल से, इस विषय से, कि हम नर्वसनेस को कैसे दूर करें। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो इंटरव्यू के स्टेज फेस करने जा रहा है तो ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर है कि वो नर्वस हो सकता है या हो सकती है। तो उन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जाए या किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ तो प्लीज़।
सर क्योंकि अगर प्रीलिम्स और मेंस आप क्वालिफाई करके पहुंचे हैं ऑनरेबल बोर्ड के सामने, तो वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको लॉ का नॉलेज है। अब इसके बाद दे आर ओनली चेकिंग योर लेवल ऑफ एनर्जी, या फिर आप घबरा तो नहीं रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहे हो। वो आप पे इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक गलती कर ही दोगे। तो वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपके पास क्या प्रेशर को झेलने की ताकत है, क्योंकि जब आप एज अ जज काम करोगे तब भी आपके पास बहुत सारा प्रेशर रहेगा। तो करेक्ट। मुझे लगता है कि नर्वसनेस को दूर करने का जो तरीका मैंने फॉलो किया, मैं बताना चाहूंगी। एक तो मैंने स्टार्टिंग के जो इंटरव्यूज फेस किए थे उसमें मैंने मॉक्स दिए थे। आपसे भी मैंने सर मॉक दिए थे आपके पास आकर के, जो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहे मेरे लिए। और इसके अलावा अगर हम मिरर में अपने आप को देख के क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका आंसर करते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, डायनामिक अप्रोच होगी इंटरव्यू के लिए। करेक्ट। चूंकि प्रेशर की बात हो ही रही है तो मैं पूरे प्रिपरेशन की बात कर लेता हूँ कि हाउ टू कोप अप विद द पीयर प्रिपरेशन दैट यूजुअली एनी एस्पिरेंट फेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर जर्नी। तो जब भी कोई व्यक्ति प्रिपरेशन जर्नी में रहता है तो उस वक्त इस प्रकार के दबाव को, जो चारों तरफ का दबाव होता है चीज़ों को पढ़ने का, कंप्लीट करने का, याद करने का, फैमिली का एंड सो ऑन, कैसे उन चीज़ों को डील किया? सर फर्स्टली वी हैव टू मेक अवर माइंड कूल एंड काम, क्योंकि अगर माइंड ही आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हो। यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर स्टडीज, विद योर अदर एक्टिविटीज। क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने साथ तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है प्रेशर की, चाहे वो प्रीलिम्स का प्रेशर हो या मेंस का प्रेशर हो या इंटरव्यू का प्रेशर हो, तो वो सर एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। सभी को नर्वसनेस होती है, मुझे भी हो रही थी। बट जैसे कि आपने बोला कि उससे ही हमें ऊपर उठ करके और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। और जो व्यक्ति मुझे लगता है ये कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही। सृष्टि, आई थिंक इन द लास्ट आई वुड से कि आप कुछ सम अप कर दीजिए अपनी तरफ से इन अपकमिंग जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए कि उन्हें किस प्रकार से अपने आप को इस एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेटेड रहना चाहिए, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पूरे जर्नी में रहता है, इस पूरी यात्रा में रहता है। क्योंकि हम उस कोटेशन पर बिलीव करते हैं कि एन्जॉय द जर्नी, है ना। यात्रा को आनंदित होकर के आप जिए तो मुझे लगता है लक्ष्य प्राप्ति हो ही जाती है किसी न किसी रूप में। तो इसको आप समझ कर दीजिए, इसके बाद हम इस साक्षात्कार को यहीं पर थोड़ा सा विराम देंगे। मैं बताना चाहती हूँ सभी एस्पिरेंट्स को कि मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रही थी। एंड राइट नाउ वी आर इन 2024, तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और इस जर्नी में मैंने बहुत सारे अप्स, बहुत सारे डाउन्स देखे हैं। कभी प्रीलिम्स हो गया है, मेंस हो गया है, मतलब मैंने कभी भी इंटरव्यू, ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कभी इंटरव्यू नहीं आया। बट जब आप इंटरव्यू से नीचे आते हो तो वो एक जो डाउनफॉल होता है लाइफ का, वो आपको सिखाता है कि आप लाइफ में गिरकर कैसे वापस से उठ सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के अंदर ये ताकत है कि ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा या सेकंड अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। आपको बस अपने जो आपकी प्रिपरेशन है उसके साथ ऑनेस्ट रहना है और कोशिश करनी है कि नॉर्मल टाइम में हम 7 to 8 आवर्स पढ़ पाएँ। और जब वैकेंसी है या जब भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है तब फिर तो सिर्फ पढ़ना ही है और तो कुछ नहीं है। मैं हमेशा से मेरी हैबिट थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ती थी, मतलब मेरा 4 बजे से मेरा दिन स्टार्ट हो जाता था। अब वो खैर सबका अलग अलग होता है, बट मुझे लगता है कि जो मॉर्निंग की एनर्जी होती है वो आपको बेस्ट होती है, थ्रू आउट बूस्ट रखती है। yes. तो वो तो खैर सबका अपना अपना है, मैं उसके लिए अब कुछ नहीं कह सकती। बाकी अगर कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी आपके प्रिपरेशन में है तो बिल्कुल ईश्वर जरूर सुनेगा आपकी। That's really great, सृष्टि. It was really a very nice conversation with you. और इस सेशन को अगर जुडिशियल एस्पिरेंट ध्यान से सुनेंगे तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने काम की चीज़ें निश्चित तौर पर मिलेंगी और उन्हें सफलता भी मिलेगी।